क्या? चले जी करें स्टार्ट। तो ये रही आपकी फाइल, तो देखिए जरा साथ ही साथ। हाँ जी, जैसे एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट टाइम आपने वर्क के क्वेश्चन नहीं करे थे। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन करे थे, एक तो पावर के, एक करे थे हमने कोलिजन के, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके। A body of mass 0.5 kg travels on straight line path with velocity v is equal to 3x square plus 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है। नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। पीछे ठीक है जी। तो आपके पास मास गिवन है, आपके पास वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी एक फंक्शन है x का। देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। पीछे होता है ले वहां से खुश ही। हाँ जी, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में एक तो मास गिवन है 0.5 kg है। 64 करा हुआ पहले क्वेश्चन में। आंसर देख लेते हैं, एक मिनट। 60 जूल है इसका आंसर। तो देखिए, एक आपके पास मास गिवन है, एक आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है जो x के टर्म्स में है, और x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 2 तक है। तो आपको पता है कि जो आपके ये है मास, वेलोसिटी क्या है, दैट इज 3x स्क्वायर और +4 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा गया है कि आपने बेसिकली वर्क डन निकालना है कहां से लेके कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 मीटर तक। x आपका डिस्टेंस का बेसिकली ये रहता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, या वर्क कह लें या बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कह लें। तो हम भी ये भी कह सकते हैं ना कि जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। पता है तुम लोगों को? जो वर्क होता है दैट कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के चेंज को कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर आपकी वेलोसिटी u से v तक चेंज होती हो, देन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसमें अगर आप देखें, हाफ आपका कॉमन आ गया, मास कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमारा मेन मोटिव ये है v और u फाइंड करना। जब आप x को 0 पुट करोगे वेलोसिटी में आपके पास u आ जाएगा, और जब आप x को 2 पुट करोगे वहां पे आपका v आ जाएगा। तो x को पहले 0 पुट करिए, तो u क्या आ गया बोलो, u इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट किया, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही x को 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो वो v आ जाएगा। v इज इक्वल टू v1 v2 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, u और v लिखना जरूरी नहीं है, आप v1 और v2 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करिए, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4। v इज इक्वल टू 3 2 2 4 3 12 प्लस 4 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। अब उसे यहाँ पे पुट कर दो, शाबाश। तो ये आ जाएगा हाफ, मास कितना है 0.5 इंटू पहली वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 16, सॉरी लास्ट वेलोसिटी 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा 60। ठीक है, नोट कर लीजिए, शाबाश, फटाफट। सेकंड क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही करना है आपने, ये आप करके लाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क। हाँ जी, हो गया बच्चों, चले आगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, देखो जरा, लो अर्श देखो। अरेंज द 4 graphs in descending order of total work done where W1, W2, W3 and W4 are the work done corresponding to figure A, B, C, D respectively। इसमें मोटिव एक याद रखना है आपने
कि जब भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो, जैसे इस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट ले लें, ऊपर की तरफ फोर्स ले लें, जो आपका पॉजिटिव एरिया है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया बनेगा वो प्लस होगा और एक्स एक्सिस के जो नीचे बनेगा दैट विल बी नेगेटिव। तो अगर आप देखें सबसे बड़ा वर्क कौन सा होगा बताइए चारों में से? आपने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस में है? ऊपर की तरफ, सी में। उससे कम बी में, और उससे कम ए, उससे कम बी। तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। देखो सबसे पहले W3, उससे कम W2, फिर W4 और W1। अगर आप देखें यहाँ पे नेगेटिव भी है आपके पास एरिया, देखें यहाँ पे ये बन रहा है, हाँ ए ऑप्शन है, W1 आपका तीसरे नंबर पे आएगा। तो अगर आप देखें जैसे एक बच्चे का डाउट था कि सर फोर्थ में सबसे ज्यादा एरिया नीचे की तरफ है, तो आप नीचे की तरफ के एरिया को नहीं देख रहे, आप ऊपर की तरफ, हाँ वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब वर्क डन छोटा ही आएगा। तो सबसे ज्यादा जो वर्क डन है वो रहेगा आपका थर्ड में। नहीं सर कोई नहीं है। आपने लिंक शेयर किया ना? लिंक शेयर नहीं होता है। ठीक है जी। तो अगर आप देखें सबसे ज्यादा है W3 में, फिर उसके बाद है आपके पास बेसिकली W2 में, फिर W1 में और W4 में। क्वेश्चन नहीं पूछ बता रही टेस्ट में, टेस्ट के दौरान वो ठीक करवाया ना, 2-3 चेंजेस हैं। बड़े साल पहले +2 करी है मैंने। हाँ थोड़ा संभल गया। हाँ जी क्लैरिटी यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी यहाँ तक क्लैरिटी। अब क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर दैट इज 7। देखिए बाकी हाँ ये सारे बहुत आसान है। जो हम आसान वाले क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे, हमारा मोटिव रहेगा जो आपको मुश्किल क्वेश्चन है वो कराया जाए। आसान आपको फाइल मिल जाएगी, फाइल में आप देख के कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, हाँ जी ग्रुप में भेजी हुई है ये, सर भेज देंगे, आज भेज देंगे। सर को बोल दूंगा मैं कि ये फाइल ग्रुप में भेज दो, वो ग्रुप में भेज देंगे, या मैं अभी भेज देता हूँ। तो ये भेजी हुई है, देखो ये है ना फिजिक्स +1। ये भेजी तो है फाइल, आइए देख। चलिए आगे चलते हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए ध्यान से देखिए। अ पर्सन पुशेस अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। 15 मीटर के लिए उसने कौन सा फोर्स लगाया? 200 न्यूटन, दैट इज 200 मीटर। Thereafter, he gets progressively tired and he applied force reduces linearly with the distance to 100 न्यूटन। कि जो आपका फोर्स है वो थक गया बेसिकली, और वो थोड़ी देर के बाद फोर्स लीनियरली कम होके कितना बन गया? 100 न्यूटन। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज बीन रिमूव्ड इज 30 मीटर। What is the work done by the person during the total movement of box? तो टोटल मूवमेंट के लिए आपने वर्क डन निकालना है, बताइए कैसे निकालना है? लगाइए W का फॉर्मूला लगाइए, जो F और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसके लिए। हाँ जी, अगर मैं इसका थोड़ा ग्राफ बना के आपको बताऊं ना, ऐसे बनेगा ग्राफ। देखो जरा, ये ग्राफ इसका थोड़ा सा बन सकता है अगर आप बनाना चाहो, है ना। ये F और S हैं आपके, ऊपर की तरफ आपका क्या है F, और इस तरफ आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए कि बेसिकली उसने, हाँ F/S 15 मीटर तक, ये मान लो 15 मीटर है, 15 मीटर तक जो फोर्स रहा वो कांस्टेंट रहा, ठीक है जी, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसे और सीधा बनाता हूँ। तो 15 मीटर तक जो आपका फोर्स रहा वो कितना रहा? हाँ जी, आपका नाम क्या है? अभय। अबे 15 मीटर तक कितनी रही है वैल्यू? बोलो 200 न्यूटन, है ना। और उसके बाद जैसे ही 15 मीटर के बाद, ये मान लो यहाँ तक उसकी टोटल जर्नी थी 30 मीटर तक, फिर जो आपका फोर्स है वो लीनियरली ऐसे क्या कर गया? कम कर गया। और यहाँ पे आके ये कितनी होगी इसकी वैल्यू? 100 न्यूटन।
ठीक है जी। तो अगर आप देखें आपने वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपने एरिया निकालना है। आपने पढ़ा भी होगा जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसका एरिया आपको क्या देता है, वर्क। तो पहले बताओ ये फिगर है ये कौन सी फिगर है, अबे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया तो W आ जाएगा हाफ इंटू, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड। तो W into 15 दैट इज W इंटू 15 200 200 to 15 200 इंटू 15 ये आ गया पहले रेक्टेंगल का एरिया, प्लस ये जो फिगर है ये कौन सा फिगर है बोलो, ट्रेपेजियम ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस, है ना, या हाइट। तो अगर आप देखें हाइट यहाँ पे या डिस्टेंस कितना है 15 मीटर, और जो पैरेलल साइड्स हैं यहाँ पे आपका है 200 न्यूटन, यहाँ पे है 100 न्यूटन। तो ये जो साइड है वो 100 की है, ये साइड आपकी 200 की है, और ये कितना गैप है बोलो, दैट इज 15 मीटर का। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक 200 है एक 100 है, और जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना है 15। कैलकुलेट कर दो जरा, शाबाश फटाफट। ये 200 into 15 वो हो जाएगा 3000 ये जो 200 इंटू 15 है वो, हाँ हाँ वो करो, कैलकुलेट करो, शाबाश। क्या कह रहे थे, आप अपने वाला लैपटॉप कब लाओगे? सर ले आऊंगा, कोई नहीं, कब है? कहाँ है? अभी तो नहीं लाया। बुलाओगी है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी चले आगे। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000। 6000 नहीं सर, एक कोई भी नहीं। किसी को भी नहीं आएगा ज्वाइनिंग का। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा बोलो, 3225 हाँ जी, इसका इसका हाँ ये इसका आएगा 2250 आया है ना। तो हाँ। जो टोटल आपका वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा 5250 जूल। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 7। हाँ ठीक है जी, क्लैरिटी। अच्छा आपने इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन करा, इंक्लाइन प्लेन में मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे हाँ जी अबे ठीक है यहाँ तक क्लैरिटी। चलिए तो मैं ये रब कर रहा हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन है आपका, लिखे क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन 8 में उन्होंने बोला है, या मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, देखिए जरा। हाँ, a small block starts slipping down from a point B on an inclined plane AB, which is makes an angle theta with the horizontal section. BC is smooth and remaining section CA is rough with the coefficient of friction mu. It is found that block comes to rest as it reaches the bottom of the inclined plane. If BC is equal to twice of AC, the coefficient of friction is given by mu is equal to K tan theta. The value of K, आपने K की वैल्यू निकालनी। तो क्वेश्चन करें जरा। तो क्वेश्चन में पहले ये समझिए, जो BC पोर्शन है ये आपका फ्रिक्शनलेस है, और CA पोर्शन आपका क्या है, विद फ्रिक्शन है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दैट इज म्यू। एक बात और हमें गिवन है कि जो BC है वो किसके इक्वल है, दैट इज ट्वाइस ऑफ AC के। ठीक है जी, तो 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो देखिए जरा क्वेश्चन कैसे। तो मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है। तो यहाँ पे एक बेसिकली थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं ये, अब ठीक है। तो नहीं कोई बात नहीं, जैसे ये पॉइंट है B, ये है C, और ये है उल्टा ले लिया है ना। एक मिनट, ठीक है ये B है, ये B है, ये C है, और ये A है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एक तो BC है वो ट्वाइस ऑफ AC है, ये गिवन, ये हमें गिवन है। तो मान लो अगर ये BC x हुआ तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2x, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, बेसिकली टोटल डिस्टेंस 3x हो जाएगा। ये आप इस, हाँ जी नहीं लगा, काम कर रहे हैं।
नहीं, लगता है पिन ही खराब है। यहाँ तो लाइट आ रही है। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। एल जी है ना? हाँ तो क्या ये आप सहमत है कि टोटल डिस्टेंस आपका 3x हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ भैया, अभी यहाँ तक क्लैरिटी। अच्छा, एक और चीज है, जो आपके बीसी है, बीसी आपका ये वाला पोर्शन है स्मूथ, है ना, और ये वाला पोर्शन है रफ। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। तो बताइए जरा, अगर आप इंक्लाइन प्लेन में ना आपने पढ़ा होगा कि जो अगर ग्रेविटी है वो ग्रेविटी ऐसे एक्ट करती है नीचे की तरफ। एक ग्रेविटी का कंपोनेंट इस तरफ एक्ट करता है जिसे बोलते हैं जी कॉस थीटा, और एक ग्रेविटी का कंपोनेंट इस तरफ एक्ट करता है जिसे बोलते हैं जी साइन थीटा। तो अगर तो फ्रिक्शन नहीं है तो बी से लेके सी तक जो ग्रेविटी का कंपोनेंट एक्ट करेगा वो करेगा जी साइन थीटा। और अगर यहां पे 1996, ठीक है जी, तो यहाँ पे जी साइन थीटा है। अबे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा बताओ? यहाँ पे अगर आपने इंक्लाइन प्लेन में जो रफ है, रफ वाला केस किया हो, तो रफ वाले केस में आपको याद होगा, जैसे मान लो ये है ना, ये आपका ब्लॉक है, इस तरफ का कौन सा कंपोनेंट है? दैट इज जी साइन थीटा। और इसे अपोज कौन करेगा? दूसरी तरफ फ्रिक्शनल फोर्स करेगा। कौन सा बोलो? दैट इज, मान लो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो इसे नीचे लेके जाएगा वो आ जाएगा जी साइन थीटा। लिख लो, जी साइन थीटा। एक मिनट, लॉज ऑफ मोशन की है आपके पास? बुकलेट है अभी? दो दो लो। धन्यवाद। तो चलिए आगे चलते हैं ना। देखिए जरा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करा देता हूँ मैं, अगर आपको याद हो। करा ये ऐसा क्वेश्चन करा रफ वाला, रफ इंक्लाइन प्लेन का, कि आधा रफ है और आधा आपका स्मूथ है। हाफ 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 वाला करा था, बट यहाँ पे डिस्टेंस का फर्क है। तो क्या मैं आपको डायरेक्ट एक बेसिकली ट्रिक बता दूं? जैसे मान लो आज इसका ना रिजल्ट आता है म्यू इज इक्वल टू के टेन थीटा ना, तो जो आपके पास के है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है आपकी लेंथ कितना है। अगर यहाँ पे देखें कितना है, 3x है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 3। अगर आपने वहां देखा हो, वहां पे आधा आधा था ना, ये x, तो टोटल कितना हो गया? 2x। तो वहां पे म्यू क्या आया था? 2 tan थीटा, याद है? मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। बड़ी अच्छी ट्रिक है ये, लास्ट में जाके वो कट जाता है सब कुछ। मैं अभी दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें, आपके पास यहाँ पे आपने हाफ के लिए किया है, नहीं ये भी मैं जी एसएल में है, वो भी है। एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि बुक के हिसाब से करें, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगाया गया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास गिवन, हाँ ट्रिक बस यही है, और कोई ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक से है ना। नहीं नहीं, वहां पे मैंने बता रखी थी। तो अगर आप देखें, आपके पास जो टोटल लेंथ है वो क्या आ जाएगी? दैट इज, है ना, 3x आ गई। तो जो ए बी आपका है दैट इज 3x। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा काम किया जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और जो वेट की वजह से काम किया जाएगा, नेट फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे? जी। जैसे मान लो वेट इसे नीचे की तरफ लेके आएगा और फ्रिक्शन बेसिकली ऊपर की तरफ लगेगा। तो जैसे मान लो अबे यहाँ से जो आपका मास है वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये जो वर्क कराया ये किसने कराया? ग्रेविटी ने। और जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्रिक्शन ने काम किया हो गया, फ्रिक्शन ने काम किया होगा वो उल्टी डायरेक्शन में किया होगा।
पता है ना आपको? हाँ जी सर। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट लगता है, और ये जो वर्क है ये फ्रिक्शन ने किया होगा, जो फोर्स आपका पीछे की तरफ लग रहा है, ये वर्क डन आपका ग्रेविटी ने कर रखा होगा। तो अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं और फ्रिक्शनल वर्क डन निकालूं, तो यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले ये बताओ। तो ये नहीं, हाँ 3x। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे, अच्छा ये मैं मान लो इसकी हाइट है, मैं आपको हाइट बता देता हूँ, ये आपके पास 3x, यहाँ पे आपका एंगल है थीटा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स को mg लिखो, शाबाश, mg 3x साइन थीटा। बताओ कैसे, ये समझाओ मुझे, मैं कैसे लिख पाया। हाँ जी, अभी देखो ये है मास और ये पूरा एक्सेलरेशन है, ये, या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, देखो आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले ये बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस। तो अगर मैं पहले फोर्स बनाना चाहूंगा, फोर्स कौन है, यहाँ ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स है, तो ये मास इनटू दैट इज जी। और अगर आप देखें यहाँ पे ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट एक्ट करता है, बोलो, साइन थीटा कंपोनेंट है, तो ये आपका बन गया टोटल फोर्स mg साइन थीटा फोर्स। डिस्प्लेसमेंट टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, बोलो 3x। अभी अभी समझ है, वही चीज बनी है आपके पास mg साइन थीटा 3x, प्लस जो आपका ग्रेविटी ने बेसिकली काम किया होगा वो आएगा, दैट इज म्यू mg, है ना, और cos थीटा इंटू एक्स आएगा। बोलो, अब आप बोलेंगे सर ये x कहां से आएगा, ये जो आपकी टोटल हाइट है जहां से वो नीचे उतरा है, ये आपके पास l के बराबर ही है, दैट इज x। एक्सपोर्ट कर देते हैं सर, ये अच्छा है तेरा अरे एक्सपोर्ट कर, हाइट का है। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने रिलेशन निकालना है ए बी और ये जो आपका परपेंडिकुलर है इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये आपके पास x है, ये आ जाएगा दैट इज म्यू एम जी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और बेसिकली ये 0 रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, बताओ क्यों। हाँ भैया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और जो ग्रेविटी है वो उल्टी डायरेक्शन में काम करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकाल दो, शाबाश। तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, हाँ टिक कर लो। हाँ भैया, अभी समझ आया। तो एक वर्क करा किसने, बेसिकली आपके फ्रिक्शनल फोर्स ने, वो उसमें हमने जी साइन थीटा यूज किया, जो आपके ग्रेविटी ने काम किया, यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा आएगा और इंटू एक्स यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू एम जी एक्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें दोनों को बराबर रख दें, आ जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू 3x, यहाँ पे भी 3x लिखना मैं भूल गया, इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एक्स कॉस थीटा। तो अगर आप देखें एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये जो 3 है वो बेसिकली इस तरफ चला जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, दैट इज ये 3 म्यू बाय 3, बोलो ठीक, या इसे 3 को इधर ही रहने दो, हमें उधर ले जाके कोई फायदा नहीं, म्यू इसी तरफ रह गया। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप देखिए यहाँ पे साइन पहले ही नेगेटिव कंसीडर किया है मैंने, नेगेटिव साइन इस वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, क्लैरिटी। ये फ्रिक्शन है वो बेसिकली आपका ऊपर की तरफ काम करेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी, तो एक वक्त मैंने पॉजिटिव ले लिया, एक मैंने नेगेटिव ले लिया, इसको जब दूसरी तरफ ले गया तो ये आपके पास ये टर्म बन जाएगा, mg से आपका mg कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा 3 साइन, ये cos को जब मैं नीचे ले आऊंगा इसके, तो साइन बाय cos tan बन जाएगा, और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्लैरिटी, बोलो ठीक। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो भी याद रखिए। अब अगर मान लो ऐसे बोला उन्होंने कि कुछ डिस्टेंस उसने x करा और बाकी डिस्टेंस 3x है, तो टोटल कितना हो गया 4x, तो वहां पे 4 tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक, हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम आज, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करिए ये, दोबारा दिखाऊं, देखो हो गया। जो आपका एसएल का क्वेश्चन है उसको करके देखिएगा, वहां पे म्यू 2 tan थीटा आया, 2 टाइम्स tan थीटा आया, ठीक है, क्लैरिटी।
चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी ठीक है अभी। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए जरा। ब्लॉक ऑफ मास A block of mass m लिखा है ऊपर देख लो। ब्लॉक A block of mass m is kept on platform which starts from rest with constant acceleration g by 2 upward as shown in figure. Work done by normal reaction on the block in time t is. तो जो आपका ब्लॉक है ना उसको एक एक्सेलरेशन दिया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं, ये रब कर दूं। सर। जैसे मान लो आपके पास ये ब्लॉक है। हाँ जी अबे, ये एक ब्लॉक है और इसका मास है m। तो बताओ एक एक बेसिकली आपका फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कौन करेगा, m। और इसके ऑपोजिट क्या होता है बोलो, नॉर्मल रिएक्शन होता है कि नहीं होता। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आपका होगा वो वेट को बैलेंस करता है। बट उन्होंने बोला कि एडिशनल टू दिस एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कौन है, a इज इक्वल टू जी बाई 2, है ना, जिससे ये ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा इस केस में। क्लैरिटी। तो देखिए जरा, अगर मैं r में से mg छोड़ूं, यहाँ पे r ज्यादा ताकतवर हो गया आपके पास और mg आपका क्या है, वो लेस स्ट्रॉन्ग है या कहें कि उसकी वैल्यू कम है। r में से जो mg बेसिकली बचेगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। बोलो, जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको याद होगा, पुली वाला केस याद है आपको, पुली वाला केस याद है, उससे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये m2 मास है और यहाँ पे m1 मास है और आप बोल रहे हैं कि जो m2 का m2g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन है। अगर आपका सिस्टम ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये कम होगा। तो क्या हम कैसे लिखते हैं इसे, m2g में से टेंशन को सब्ट्रैक्ट करा वो क्या आएगा, m2 इंटू ए। अगर आप ये नहीं समझते है ना तो मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ। हाँ जी अबे, अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप ये भी समझ सकते हैं। देखो एक और चीज है मेरे पास, मुझे एक बात बताओ, आपका सिस्टम किस तरफ जा रहा है, नेट अपवर्ड जा रहा है ना। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि r में से mg सब्ट्रैक्ट करा वो नेट फोर्स बचेगा। बोल यस सर। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा r माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही, इसे यहाँ पुट करो, क्या आ जाएगा, r माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू g बाई 2 और r इज इक्वल टू mg बाई 2 प्लस mg और r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, mg प्लस 2 mg बाई 2 ये बन जाएगा 3mg बाई 2। बोलो ठीक। तो ये वो फोर्स है जो इसे ऊपर की तरफ लेके जाएगा। आप इसे कैपिटल F भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो r आपका एक तरह का फोर्स है, आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए कि t टाइम के लिए, जैसे मान लो ये बॉडी आपकी यहाँ है, t टाइम के लिए आप इसे यहां से यहां तक लेके गए, यहां से यहां तक, ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कौन लग रहा था यहाँ पे, g बाई 2। टाइम कितना है, 0 से लेके t तक, है ना। तो बताइए जरा, अगर मैंने बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकाली हो तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने। तो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 है तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू a की वैल्यू g बाई 2 t स्क्वायर। बोलो ठीक है जी। तो ये आ गई डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया फोर्स। तो आपके पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क है आपके पास, दैट इज जो ये फोर्स है यही F के बराबर। तो आ जाएगा 3mg बाई 2 इंटू हाफ g बाई 2 t स्क्वायर। कैलकुलेट करो जरा, सारी कर दूं। T2 है। हाँ जी, टी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर नहीं होता, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/8 m g स्क्वायर टी स्क्वायर। जी। चेक करिए, शाबाश। हाँ जी, क्लैरिटी। तो आपका ऑप्शन आ गया ये, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 15। ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। हाँ समझ आया अभी? यस सर। देखिए जरा, चेक करिए, शाबाश। हाँ जी चेक करिए। A block of mass m moving with kinetic energy E compressed a spring through a distance 25 centimeter. When its speed is half, जब उसकी स्पीड हाफ हो गई तब 25 सेंटीमीटर आपका जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो चुका है। तो बताइए द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ यूज्ड स्प्रिंग विल बी इन न्यूटन, ये क्या लिखा है, एन ई न्यूटन पर मीटर। तो फॉर एन की वैल्यू निकालनी है, बताइए कैसे किया जाए। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ कि जो आपके पास जैसे ब्लॉक है ना, आप ब्लॉक किसी वेलोसिटी से लेके आए और आपने स्प्रिंग के साथ उसे क्या करा दिया, मतलब कि एक है ना कंप्रेस करा दिया। तो जो आपकी ब्लॉक की एनर्जी या वेलोसिटी कम हुई होगी वही जो है वही एनर्जी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्टार्ट करके देखो जरा कुछ। तो बताइए जो आपका वर्क नेट वर्क डन होगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जो आपका वर्क होगा किसमें, स्प्रिंग में, वो क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। बोल, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये आपका स्प्रिंग है ना, ऐसे अटैच्ड है। तो अभी इसे जब हमने कंप्रेस करा ना, तो यहां तक मान लो ये कंप्रेस हो गया, बड़ा बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे आके वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जो वेलोसिटी चेंज होगी उसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, और यही जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है उसी ने क्या किया होगा, आपका जो बेसिकली स्प्रिंग है उसे कंप्रेस किया होगा। तो जो वर्क डन फॉर स्प्रिंग है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करके देखो, तो इसे मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू नेट, जो नेट वर्क डन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, क्लैरिटी यहाँ तक। अब बताओ जरा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अगर आपने रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ना हो तो उसे क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स। पता है स्प्रिंग वाला केस, पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो देखो जरा, जैसे मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है बच्चों, तो ना अगर आप इस स्प्रिंग को फोर्स लगाएंगे, जैसे खींच देंगे, तो मान लो इसे यहां से यहां तक हमने खींच दिया एक्स डिस्प्लेसमेंट में, तो हुक्स लॉ ये बोलता है कि जो आपका रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स पता है, रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब एक फोर्स तो आपने लगाया जिससे आप स्प्रिंग खींचोगे, और जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ोगे एक फोर्स उसे वापस लेके जाएगा। तो जो फोर्स उसे वापस लेके जाता है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो उल्टी डायरेक्शन में पैदा होता है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी। तो दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और एक्स का आप नेगेटिव लेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उस डायरेक्शन में पैदा होता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उससे ऑपोजिट। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कराई हमने, उस तरफ। डिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ पैदा हुआ, इस तरफ, है ना। तो मैं इसे एफ रिस्टोरिंग लिखता हूं। तो अगर मैं यहां से बेसिकली इसको इक्वल करना चाहूं तो हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है दैट इज के एक्स। तो जो आपके पास डिस्टोरिंग फोर्स है वो आता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। और यहीं से पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकलती है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में आपका स्प्रिंग यूज हो रहा है, इसी वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट हमने यूज किया है। क्लैरिटी? तो मैं ये रब करके दोबारा लिखूं सारा, तो देखिए जरा। हाँ जी, अभी समझ आया? लिख लो, शाबाश। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग लिख लो। बढ़िया नकल चल रही है, अक्ल के साथ नकल चल रही है। चले आगे चले, ये रब कर दो। तो देखिए अब मुझे एक बात बताओ, सिचुएशन देखते हैं, बड़ी आसान है। पहले आपकी वेलोसिटी v थी, क्वेश्चन में ही दे रखा है वेलोसिटी क्या होगी, हाफ, है ना, v/2। तो हमने बोला कि जो आपका स्प्रिंग में वर्क किया होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप देखें स्प्रिंग की जो वर्क है ना, वर्क एक तरह की एनर्जी ही होता है स्प्रिंग की।
तो अगर आप देखें इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करने के लिए 0.25 मीटर हो जाएगा। अंशुल बोलो मत प्लीज, आवाज मत करिए, रिकॉर्ड होता है, मैं ये कह, ठीक है। तो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये आ जाएगा हाफ के, हमने फाइंड करना है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.25 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हाफ, मास कितना है बोलो, मास दे रखा है उन्होंने, जो ब्लॉक का मास है वो m है, हाँ जी एम ही रहने देंगे कोई बात। तो ये आपके पास आ जाएगा m इंटू पहले v, ना फाइनल कौन सी है, फाइनल स्पीड कौन सी है v/2, तो v/2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। क्लैरिटी, m कॉमन ले लो। तो अगर आप देखें थोड़ा हाँ हाफ भी कॉमन लेके काट दो, तो मैंने हाफ काट दिया, ये आ जाएगा k इंटू 0.25 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम वी, यहाँ से एम भी कॉमन आ जाएगा, तो k 0.25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, तो ये आ जाएगा दैट इज m कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय 4 माइनस v स्क्वायर। इसे सॉल्व करो जरा शाबाश, फटाफट v स्क्वायर को इसको सॉल्व करो शाबाश। अच्छा क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो और मैं आसान बना देता हूँ, इस क्वेश्चन को और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। e के टर्म्स में लिखना है हमने रिजल्ट, e के टर्म्स में, हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाँ, तो इसके टर्म्स में लिखना है हमें, हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म्स में। अगर आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर यहाँ से इसे मॉडिफाई करना है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अबे ये आ जाएगा k/2 0.25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे यार ऐसे लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4, बोलो कोई दिक्कत, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे रिजल्ट में ई आए, मैं 1/4 बाहर लिख रहा हूँ और अंदर लिख दिया इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत। अगर मैं इसे ई लिख दूं और इसे भी ई लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज से कि ये जो पूरा टर्म है अंदर ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और ये भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो इन दोनों को ई लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा k/2 इंटू 0.25 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू e/4, है ना, इसकी वैल्यू माइनस ई। अब इसे सॉल्व करिए, ये 3e/4 आ जाएगा, ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा 3e/4, तो आपके पास k/2 जो आ जाएगा वो 0.25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3e/4। इसे सॉल्व करिए जरा, k की वैल्यू निकाल दीजिए और e को e रहने दीजिए, ये 2 उस तरफ ले जाइए, 0.25 का स्क्वायर बेसिकली उस तरफ ले जाइए और डिवाइड करके बताइए मुझे आंसर क्या है। इसका जो आंसर आना चाहिए बच्चों वो आना चाहिए 24e। ये काट दो, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू, इसका जो स्क्वायर आएगा क्या आएगा बोलो, ऐसे लिख सकता हूँ 625/10,000, है ना, जो नीचे वाला 100 है उसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये 3e/2 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 2 और इंटू ई, बोलो ठीक, इसे काटेंगे ये कितना आएगा 5,000, है ना, और अब बताइए इसको और काट दो, तो 5 से काट दो कितना आ जाएगा 1,000, इसको काट के कितना आएगा 125, फिर से 5 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे इसे 200 आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा दोबारा से 25 और 25 को डायरेक्ट काट दो, 25 8 है ना, तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके कितना आया भाई 24 टाइम्स ई। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, उसमें आपसे देखो ये पूछ रखा है जो ई एन की वैल्यू कितनी है, एन ही लिखा है ना, तो ई के साथ कितना नंबर आया
यहाँ बोला है ना, देखो स्प्रिंग विल बी एन ई न्यूटन पर मीटर, वेयर एन की वैल्यू पुट करनी है। एन कितना है, नंबर कितना आया ई के आगे, 20 अभी कितना आया नंबर, 24। हाँ, तो आपका आंसर होना चाहिए 20। इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है। क्लैरिटी, लिख लो शाबाश फटाफट। परसों कौन कौन आ रहा है क्लास लगाने सुबह? सैजल, आप नीट वाले हो जी वाले हो? कितने बजे मैथ की क्लास? 10 बजे नहीं आ सकती? अंशु तू ही आ जाए अगर। मजाक नहीं कर रहा मैं, एक्चुअल में डेवलप भाई, दिमाग चलता है बंदे का बहुत तेज। आराम से हो जाएंगे, बड़े आराम से होंगे, कॉन्सेप्ट हो जाएगा अच्छा बिल्ड तुम लोगों का। ये जो आप एक दिन बात कह रहे थे ना अंशुल, अंशुल सर की मैं इतना पढ़ती हूँ फिर भी मेरा कुछ बन नहीं पा रहा, क्यों? कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो ये मैं रब कर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कराऊंगा, जो बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बाकी तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब करना है हमने, ये देखो क्वेश्चन नंबर, देखो 17 क्वेश्चन देखने में भी थोड़ा लग रहा है अच्छा, और क्वेश्चन है भी बड़ा अच्छा। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन है कि टू इंक्लाइन प्लेन्स आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। दो है, एक ए बी है एक बी सी, एज शोन इन फिगर। अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी from the point, sorry, from the point A of inclined plane AB along its surface। तो पहले हमने ब्लॉक को ऐसे चढ़ाना है बी तक, ठीक है जी, हाँ, along AB its surface with a velocity just sufficient to carry it to the point B at height 10 meter। After reaching the point B, the block slides down on inclined plane BC। Time it takes to reach the point C from A is √2 + 2 सेकेंड। द वैल्यू ऑफ t is t इंटू √2 + 1 है। देखो वो t है ना आगे, वो मिसिंग t आपने निकालना, फिर से इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो सिचुएशन ये है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। सिचुएशन समझ आ गई? पहले ए से बी तक चढ़ाना है, फिर बी से अपने आप स्लाइड करके सी तक गया। तो उन्होंने बोला है जो टाइम है सी से लेके बेसिकली द टाइम इट टेक्स टू रीच टू द पॉइंट सी फ्रॉम ए से सी तक का जो टाइम है वो t टाइम्स इंटू √2 + 1 है। तो t बताना है कितना नंबर है, ठीक है, आंसर बता रखा है t इंटू √2 + 1। वो t कितना आएगा वो हमने बताना। क्लैरिटी, चलिए थोड़ी फिगर बनाते हैं, बनाइए जरा शाबाश, फिगर बनाइए। जी बन गई फिगर, बन गई। चलिए अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ। तो मान लो जैसे बच्चों ये इंक्लाइन प्लेन है हमारे, अर्श वैसे तो समझ आ गई सिचुएशन क्या है ना? तो ये इंक्लाइन प्लेन है, एक ये है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं क्योंकि एक एंगल कम है एक ज्यादा है, पता है ना? हाँ भी अभी ठीक है। तो मैं एंगल लिख रहा हूँ, एक बच्चों एंगल 45 डिग्री, एक उल्टा बना दिया था, उल्टा बना दिया, मतलब ये ज्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ अपने आप ही बनानी पड़ेगी, है ना? तो चलो समझ तो गए तुम, ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, और ये एंगल कितना है अभी 30 डिग्री। और ये जो ग्राउंड से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है ये है 10 मीटर। उन्होंने बोला पहले इसको बेसिकली किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ, तो पहले तो हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। तो मुझे एक बात बताओ,
कि अगर आप देखें यहाँ पे जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से ऊपर जाएगा वो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो यू स्क्वायर लिखो, हाफ एम यू स्क्वायर। कि जब आपने इस ब्लॉक को ऊपर चढ़ाना स्टार्ट किया होगा, किसी वेलोसिटी से स्टार्ट तो किया होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी होगी तब इसकी, जब ये मोशन में होगा तो वो क्या काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम यू स्क्वायर। अब जब ये बी पॉइंट पे पहुंच गया तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो बी पॉइंट पे अभी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। वेरी गुड, एम जी एच। तो एम इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू, अगर आप देखें जो हाइट है वो कितनी है, ये भी 10 ले सकते हैं। बोलो ठीक है ना। तो अब ये दोनों बराबर रख दो। 10 की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 9.8 भी हो सकती है ना। नहीं, नहीं, जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल, ठीक है। तो बताओ जो आपकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वही ऊपर बी पे जाके क्या बनी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बराबर रखो, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 10, ठीक है जी। तो अगर आप देखें एम से एम कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया अभी 200 और u इज इक्वल टू रूट ऑफ 200, इसे लिख सकते हैं 10 रूट 2। क्लैरिटी, 100 का 10 आ गया बाहर और रूट 2, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। बोलो ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है अबे से, अबे जब इंक्लाइन प्लेन से नीचे उतरेगा मास, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ग्रेविटी का कंपोनेंट इस तरफ एक्ट करेगा जो इसके लिए रिटार्डेशन का काम करेगा। बताओ, जैसे मान लो ये ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है तो एक कंपोनेंट इस तरफ एक्ट करेगा, ये जी कॉस थीटा था, याद है। और इस तरफ कौन सा है, जी साइन थीटा। तो जी ये जो जी साइन थीटा है ये इसे चढ़ने नहीं देगा, ये इसे रिटार्डेशन देगा एक तरह। तो ये जो ए है इसके लिए माइनस एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। बोलो क्लैरिटी है ना। जो जब ये बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो जो आपका एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा वो उसे रोकेगा जाना। ठीक है, मैं हरनीत हरनीत है ना, तो हरनीत मैं सिचुएशन समझा देता हूँ। यहाँ पे ना दो इंक्लाइन प्लेन है, एक हमने क्या करना है, एक ब्लॉक को जिसका मास m है उसे a से b तक चढ़ाना है, b पे पहुंचा के वो अपने आप स्लाइड करके नीचे चला जाए। तो उन्होंने बोला है a से लेके c तक का टाइम बताओ कितना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने बोला कि जब आपने स्टार्टिंग करी होगी जर्नी की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, और वो सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। वो जस्ट उसे बी पॉइंट पे पहुंचाती है, मतलब कि ये वेलोसिटी, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और उस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाइट दे रखी है कितनी, 10 मीटर। तो एम जी एच, ये इन्होंने बोला जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 10, तो हमने इसी काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल रखा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द टॉप बी पॉइंट पे। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। बोलो क्लियर। तो यहां से आपकी u की वैल्यू आ गई, u कितना आ गया, बोलो 10 रूट 2। अभी ठीक है यहां तक। अच्छा, एक और चीज है, जब ना इंक्लाइन प्लेन पे हम चढ़ते हैं ना, इंक्लाइन प्लेन में वैसे तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है, बट इंक्लाइन प्लेन में एक ग्रेविटी का कंपोनेंट नीचे वाली डायरेक्शन में भी एक्ट करता है। मान लीजिए जैसे इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल थीटा है, तो ग्रेविटी तो ऐसे एक्ट करेगी। एक ग्रेविटी का इस तरफ का कंपोनेंट होता है जी कॉस थीटा, पता है, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट है, जी साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं ये जो जी साइन थीटा है वो इस वेलोसिटी को रुकावट देगा। तो जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा इस केस में वो आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा। माइनस क्यों लगाया पता है ना, ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जी साइन थीटा उल्टा लगा। तो आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है बी पे, बताइए कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 पड़ा। हाँ पुट कर दो, शाबाश। v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 10 रूट 2 माइनस जी साइन, एंगल कितना है 45 है ना, और इनटू टाइम। और ऊपर जाके यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो ये v को भी आप 0 पुट कर दो। ठीक है, टाइम निकाल दो शाबाश फटाफट, टाइम निकालिए शाबाश फटाफट। ठीक है ऑनलाइन। मुझे हर चलने में तो मैं सीधा स्कूल से चल दूंगी आएगी। एक मिनट बच्चों, मैं ना ये इसका चार्जर लिया। मैंने कहा मैंने जाने पापा बैग लेके एक्टिवेशन वाला फिर घर में पापा जब बदल गए हम चले जी।
हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए, शाबाश, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। भाई मेरे, इसको मत चलाया करो, ये खराब हो जाती है, पता है 1500 की है कि। तुम देगा 15। हाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप एक और, देखते ही आंसर आपको पता चल जाएगा। बताइए, शाबाश। As shown in figure, a particle of mass 10 kg is placed at a point A. A point पे placed है. When the particle is slightly displaced to its right, right की तरफ इसे displace किया गया, it starts moving and reach the point B. The speed of the particle at B is x मीटर पर सेकंड. x की वैल्यू बताइए, थोड़ा x की वैल्यू बतानी है आपको। हाँ जी अर्श, इसमें बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, देखो मैं ऐसे बता देता हूँ डायरेक्ट, कि यहाँ पे अगर आप देखें ए पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है। हाँ, ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए है mgh, है ना। mgh की वैल्यू कितनी है हनी, दे रखी है, देखो 10। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ए से वो बी तक जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ गया, क्योंकि हाइट 5 ही मीटर रहेगी, है ना। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी होगी। लगाओ, शाबाश, कर दो। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट। कर दो, शाबाश। तो मैं दोबारा से बता भी देता हूँ, जो ए पॉइंट पे है आपकी हाइट कितनी है, दैट इज h1, लिख लो उसे 10 मीटर, और जो पोटेंशियल एनर्जी एट ए आ जाएगी वो क्या आ जाएगी अर्श, दैट इज m इंटू जी इंटू h1। क्लैरिटी। अब बी पॉइंट पे देखो तो बी पॉइंट पे दो चीजें आएंगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी बी पे, एक काइनेटिक एनर्जी आएगी बी पे। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी आएगी बी पे। तो हमने यही चीज निकाली, वेलोसिटी निकालनी है ना अल्टीमेटली, तो हम ये कह सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पीई एट ए इज इक्वल टू पीई एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। निकाल दो, शाबाश, पता चल गया। अबे चलिए मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट में देखे फटाफट कर दीजिए। मास 10 kg, कर दो शाबाश, फटाफट, टाइम ना लगाओ। देखो जितना मुश्किल फिगर लगता है ना पेपर में, देखते होता नहीं, बस हमें लगता है कि बहुत मुश्किल काम। होमवर्क लिख लो साथ ही में, होमवर्क है एक, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 34, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, आपका नाम क्या बेटा, करी, शाबाश। मास वैसे दे, कोई बात नहीं, काट दिया, ठीक, ठीक है, ठीक है, शाबाश, कोई बात नहीं, जब कट ही जाना है तो क्या दिक्कत है, फालतू में क्यों, एम काट दिया भाई, इस तरह भी कटेगा ये। हाँ जी, अनीत क्या आएगा बेटा, एम इंटू देखो जी, लिखेगा क्या लिख रहे, वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 29 है नहीं, हाँ जी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्स की वैल्यू 10 है। अच्छा आगे देखो जरा, हाँ जी मुझे बताओ क्या फॉर्मूला क्या था, mgh1 है ना इंटू 10 इज इक्वल टू, दूसरे पे हाइट कितनी है mg इंटू 5 प्लस हाफ mv स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर। ये अगर आप देखें m से m कट गया दोनों तरफ, अबे कट गया ना, बोलो कट गया, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 50, है ना। अगर मैं सॉरी 100 आएगा, ये 100 आ जाएगा जी। जी की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ 10 मीटर पर सेकेंड ले लूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 100 इज इक्वल टू यहाँ पे 50 प्लस हाफ या वी स्क्वायर बाय 2, है ना। तो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, क्लैरिटी। चलिए अगला, मैंने 34th आपको दिया है होमवर्क के तौर पे, 34th आप होमवर्क करके लाएंगे।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 23 भी करते हैं, करिए शाबाश। वेक्टर यूज होता है उसमें थोड़ा, देखिए क्वेश्चन 23 देखिए, कर लेंगे। अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू 4x i कैप प्लस 3y j कैप इन अ हॉरिजॉन्टल xy प्लेन assuming distance in meters and force in Newton. If the particle moves from point 1 to 2,3 in xy plane, kinetic energy changes by। तो आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी, बताइए शाबाश। हाँ जी, बताएंगे कैसे करते हैं। वैसे अगर आप देखें आपको वेक्टर फॉर्म में ये चीजें दे रखी हैं, तो पहले तो बताओ जरा, है ना, अप्रोच देखते हैं हम हमारी शॉर्टेस्ट कैसे रहती है। एफ क्या है बोलो, एफ है दैट इज 4x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप। लिख लो, पहले लिख लो, पॉइंट्स भी लिख लो, 1,2 एंड 2,3 इन xy प्लेन। लिख लिया, अब बताइए जरा शाबाश। एफ है आपके पास 4x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप, है ना। और जो आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल बताएंगे क्या, पार्टिकल कहां से कहां तक गया, 1,2 टू 2,3। अब अगर मैं चेंज डिस्प्लेसमेंट निकालूं, अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। F इंटू एस, है ना, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में है, बट ये वेक्टर आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं ना, x2 माइनस x1 i क्या प्लस y2 माइनस y1 j क्या। करी शाबाश। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपकी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, बोलो क्या, बताइए शाबाश। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी करने की जरूरत नहीं है हमें। देखो देखो जरा, ये चीज भी हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हमें लिमिट्स की तरह हम इस पे काम करते हैं। देखिए, तो क्या आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, एक और फॉर्मूला इस पे यूज किया जा सकता है। देखो, जो आपकी एनर्जीज हैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, एफ डॉट डी आर। पढ़ा है फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू डी एस को इंटीग्रेट करते हैं जब एफ आपका डिस्टेंस के टर्म्स में दिया दे रखा हो, जब आपके लिमिट्स नहीं दे रखे होते थे, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5, है ना, और जो फोर्स भी है वो आपका ऐसे दे रखा हो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसे, तब आप इंटीग्रेट करके ये निकालते हैं। तो देखिए जरा, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f की वैल्यू बताइए, 4x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, x की तरफ i कैप dx और dy j कैप। जैसे हम लिखते हैं ना कि आपका dr जो होगा कुछ x की तरफ होगा और x की तरफ दैट इज dx, और x की तरफ के लिए हम i कैप यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, प्लस y की तरफ की उसकी कुछ वैल्यू होगी dy, और उसके लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं j कैप। अब इसका पहले डॉट प्रोडक्ट करिए शाबाश। हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ, आई और जे डॉट आई वो भी 0 होता है हमारे पास, है ना। डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम के हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 4x को मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ, प्लस इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर को करेंगे दैट इज dy। तो अगर आप देखें आपके पॉइंट दे रखे थे 1,2 से कहां तक 2,1। तो अगर आप देखें x कहां से कहां चेंज हो रहा है और y कर दो शाबाश। तो x की लिमिट है 1 to 2 और y की है 2 से दैट इज 3। कर दो, इंटीग्रेट कर दो शाबाश। इंटीग्रेट करना आता है, कर दीजिए इंटीग्रेट। हाँ जी, हरनीत क्या आएगा बोलो, 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स विद इन द लिमिट्स 1 to 2, प्लस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 y स्क्वायर डी वाई। तो ये आ जाएगा दैट इज u इज इक्वल टू, हाँ जी, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 विद इन द लिमिट्स 1 2 प्लस
3 इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 विद इन द लिमिट्स 2 to 3। अभी ठीक है यहाँ तक? तो u इज इक्वल टू, हाँ जी, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं? पहले अपर लिमिट, ये बाय 2 बाहर लिख लो, अपर लिमिट दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, फालतू में क्यों रखना है ना चीज को। तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। करिए, कैलकुलेट करिए और बताइए u कितना है। हाँ जी, 27 नहीं है बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आपने। 6 + 19 25 जून। ठीक है, गुड। चलिए ये भी ठीक है। एक क्वेश्चन 14 देखते हैं, कर लिया? चलिए जी, हाँ जी ठीक है। हर सिमरन है ना? यस Okay. अच्छा, लास्ट टाइम ना मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, जिसमें मासेज ऐड होते जाते हैं। एक m फिर 2m, फिर सर ने भी कराया होगा आपको एक क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे मासेज हैं, एक ही फोर्स से हमने चलाना है, एंड तक 6 इंच टाइम बन जाएगा। वो कर लेना, लिख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 87। जिन्होंने पहले नहीं किया वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 77, 78, 79, 76 मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 और 69 मैंने कराया था, एक का डेरिवेशन कराया था मैंने आपको बोला था, और बोला था वहां पे वैल्यूज पुट करके देख लें। 68 और 69 वो हैं। एक क्वेश्चन नंबर 50 लिखिए, वो भी करके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद 34 हमने, 34 क्वेश्चन सेम ही है जैसे 29 करा था ना, क्वेश्चन नंबर 34 भी आपको होमवर्क के लिए दिया है मैंने। 46, क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा, आपने जीपी कर ली क्या? जीपी नहीं करी, चलो वो नहीं अभी समझ आएगा फिर। जीपी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसमें मैथ्स का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम। बताइए कैसे करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, ये तो आपको आता होगा। हाँ जी हमीद, करना स्टार्ट करो, ऐसे नहीं समझ आएगा। लिखिए शाबाश। पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए मोमेंटम के टर्म्स में, मोमेंटम के टर्म्स में, पता है मोमेंटम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अर्श क्या होता है बताओ। वेरी गुड, p²/2m। अगर आपको पता है अबे कैसे बनता है ये बताऊं, ये कर दो रब। देखो जी, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है 12mv², है ना, बड़ा नोन फॉर्मूला है। आपने करना क्या है, मोमेंटम को ध्यान में रखिए, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आपने मोमेंटम कहीं ना कहीं जनरेट करना है, तो हमने क्या करा कि एक मास से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और एक मास से डिवाइड कर दिया। बोलो ठीक है जी। तो आपके पास जो बनेगा, मैंने, हाँ जी, क्या बनेगा अबे, ऊपर क्या बनेगा, m²v² और नीचे क्या बनेगा 2m। और जो ये m इंटू वी का स्क्वायर है इसे लिख सकता हूँ m इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। और जो mv है वो क्या है, मोमेंटम p²/2m। तो मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, दैट इज p²/2m। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मोमेंटम है बॉडी का वो 20 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। तो 20 टाइम इंक्रीज करने का मतलब है पहले मोमेंटम p था, अब जो नया मोमेंटम है वो पुराने मोमेंटम में उसी का कितना परसेंट ऐड करना है। अब बताइए नया मोमेंटम कितना है, तो p प्राइम कितना है बोलो, दैट इज p + p/5। और अगर इसे सॉल्व करेंगे ये 1.25 1.2p आ जाएगा। क्लैरिटी, 1.2p आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे। तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है या फाइनल काइनेटिक एनर्जी है या सेकंड काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, वो आएगी दैट इज p' का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, मास तो बदला नहीं, और इसकी वैल्यू है 1.2p का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2m। बोलो ठीक, बताइए कैलकुलेट करके कितना आया। ke2 क्या आ जाएगा? हाँ जी, इसका होता है 1.44 है ना, p स्क्वायर बाय 2m। क्लैरिटी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या आ जाएगी? 1.44 p स्क्वायर बाय 2m माइनस p स्क्वायर बाय 2m, है ना। तो p स्क्वायर बाय 2m कॉमन आ गया इंटू 1.44 माइनस 1। हाँ जी यार ठीक है, तो डेल्टा के ई क्या आ जाएगा? 0.44 पी स्क्वायर बाय 2m। हमने परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज के लिए जो ओरिजिनल है उससे डिवाइड कर दो, डेल्टा के को के ई आई इनिशियल से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 0.44 पी स्क्वायर बाय 2m, और इसको इनिशियल से डिवाइड कर दो पी स्क्वायर बाय 2m से, जो कि पहले थी, है ना। ये कितना आ गया? 0.44, और अगर परसेंटेज बनानी है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। कितने परसेंट चेंज होगी? 44। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन कोलिजन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है, आपको फाइल दे दी हमने, है ना। 95 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 कर लीजिए, पहले ये कर लीजिए, शाबाश। फिर 95 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन डिस्कस होगा, ठीक है। जल्दी कोशिश करो, जल्दी आओ, है ना। कोई बात नहीं, आधे घंटे के लिए भी नहीं भेजते हो, है ना, पूरे टाइम पे भेजेंगे। स्कूल से डायरेक्ट आ जाया करोगे? डायरेक्ट ही आना था, पापा का आई होगा ट्यूशन वाला, तो इतनी बार याद दिलाया ले आना, आ गया था लाया नहीं। अब तो आ गए बस, है ना। चलिए देख ले, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए तब तक जिनके पास फोन है। क्वेश्चन है 95। टू पार्टिकल्स ऑफ मास कैपिटल एम एम स्मॉल कैपिटल एम एंड 2 टाइम्स एम मूविंग एज शोन इन फिगर। तो फिगर दिखा देता हूँ तभी समझ आएगा, ऐसे कुछ नहीं समझ आएगा। हाँ जी, देखिए अर्श, ये है आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा, ये टू पार्टिकल्स ऑफ मास कैपिटल एम एंड 2 टाइम्स कैपिटल एन मूविंग एज शोन इन फिगर, है ना, या फिगर में है एज शोन, विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। पहला 10 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा 5 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड इलास्टिकली at the origin. After the collision they move along the indicated direction with speed v1 and v2 respectively. The value of v1 and v2 are nearly, v1 v2 की क्या बनानी है, तो बतानी है हमने, वैल्यूज बतानी। तो बताइए कैसे किया? पहले तो बनाइए, शाबाश, डायग्राम बनाइए। गलत ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मारना आज। सीनियर पहले फिगर बनाइए, शाबाश। इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है ना, बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा। करें, स्टार्ट करें। तो यार मैं ना पेन रख के भूल जाता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब मुझे आप बताते रहिएगा, है ना। तो ये है आपका एक्स एक्सिस कि जिसके अलोंग आपका क्या है, पार्टिकल मूव करते हैं। तो पहले बताइए, एक पार्टिकल इधर से आया यहाँ,
है ना, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में यहाँ आया और उसके बाद एक ऐसे चला गया ऊपर, ठीक है, और एक चला गया नीचे, बोलो ठीक, ऐसे ही है ना कुछ। तो बताते रहिए, ये m है, ये 2 टाइम्स m है, इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर। तो इस डायरेक्शन में आया है ये 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब ये कितने से 5 मीटर पर सेकंड से। मुझे डायरेक्शन भी बता दीजिए कितने एंगल है 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री। 45 डिग्री। अच्छा, बाद में जो m है वो किस तरफ गया M नीचे है। है ना, m नीचे आया और कितनी वेलोसिटी से आया है v2 और उसकी डायरेक्शन भी शायद दे रखी होगी 45 डिग्री, ठीक है। और ये कितनी दे रखी है और ये कौन है, दैट इज 2 टाइम्स m और ये v1 वेलोसिटी से इधर, ठीक है। पहले तो ना बेसिकली इनके क्या है, x y, x तो बने हुए हैं, y कंपोनेंट बना, ये y ऊपर तक ऊपर जाएगा ऐसे और ये ऐसे जाएगा। अब मैं हरनीत से पूछता हूँ, हरनीत जैसे ये है, ये जो m1 है, m कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो जो इसका x कंपोनेंट है वो किस तरफ रहेगा, जैसे ये m ऐसे जा रहा है ना, तो इसका x कंपोनेंट ऐसे रहेगा, बोलो। ये जो m है ये वैसे तो आपको ऊपर दिख रहा है, जा किस तरफ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बोलो ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, 60 कैसे बनाएगा, अरे इसकी बात कर रहा हूँ, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। तो जो इसका x कंपोनेंट होगा वो होगा v cos 30 डिग्री। अबे क्लैरिटी, v नहीं, v की जगह मैं 10 लिखूं, हाँ जी, 10 cos 30 डिग्री, ये किसका कंपोनेंट आया, ये 10 मीटर पर सेकंड वाली का। ऐसे ही जो दूसरा मास है 2m, इसकी स्पीड कितनी है, ये कितना एंगल बना रही है, तो इसका x की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, दैट इज 5 cos 45 डिग्री। तो x एक्सिस की तरफ इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन निकल गए, बोलो कोई दिक्कत, हाँ जी क्लैरिटी, कोई दिक्कत परेशानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है। अब अगर आप देखें जैसे ये है आपके पास, जो दूसरे हैं दूसरी तरफ, इनके कंट्रीब्यूशन बताइए कि जो आपका ये है ये वाले, इनके क्या कंट्रीब्यूशन है, जो 2m है, 2m कितना डिग्री एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, हाँ तो ये आ जाएगा v1 cos 30 डिग्री, ठीक है जी। ऐसे ही v2 cos 45 डिग्री। तो अगर आप देखें ये x की तरफ आपने देख लिए सारे कंट्रीब्यूशन, तो इन सभी ये जो है इनको इन दोनों के सम के बराबर रख सकते हैं, बोलो कोई रखिए, शाबाश। और मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो फोर्स बन जाएगा, सॉरी मोमेंटम बन जाएगा। ये तो वेलोसिटीज है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या नाम आपका, हरसिमरन, m इंटू 10 cos 30 डिग्री मोमेंटम पहली बॉडी का प्लस 2m, हाँ जी 5 cos 45 डिग्री, हनी ठीक है। ये इनिशियली इज इक्वल टू v1 किसका है 2m का, 2m v1 cos 30 डिग्री प्लस m v2 cos 45 डिग्री, ये x एक्सिस की तरफ, हाँ जी यश ठीक है, बोलो भैया भाई ठीक है, दिस इज इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में। हाँ जी अमित ठीक है बेटा, हाँ सिमरन ठीक है, यहाँ तक बाद में सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप ही करेंगे, मैं आपको बना के बताऊंगा। अब y डायरेक्शन की बात कर लें, हाँ जी यश y डायरेक्शन की बात कर लें। अगर आप ध्यान से देखें ना, ये जो 2m है ये भी ऊपर जा रहा है और ये 2m ये भी ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो जो v1 का इस तरफ का कंपोनेंट कौन सा होगा बताओ, दैट इज v1 साइन कितने डिग्री, और ये जो 2m है ये भी ऊपर जा रहा था, तब कितनी वेलोसिटी थी, और इसका एंगल कितना है 45, तो ये आ जाएगा दैट इज 5 sin 45 डिग्री, क्लैरिटी।
ये दो आएंगे, एक ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। अबे समझ आ रहा है? अच्छा, नीचे कौन कौन आ रहा है? एक तो ये, एक ये है ना, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा V2, हाँ जी, cos 45 डिग्री एंगल इसको। और पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 10, और एंगल कितना था? 30 तो वो आ जाएगा 10, 10 cos सॉरी कॉस नहीं आएगा बच्चों, साइन आएगा, ये Sin मैंने गलत V2 साइन 45 डिग्री, और ये आ जाएगा 10 साइन 30 डिग्री। हाँ जी, यहाँ तो क्लैरिटी। अच्छा, यहाँ पे आप चेंजेस क्या देखेंगे? दो वेलोसिटी ऊपर जा रही है, दो नीचे जा रही है ना, और एक्स डायरेक्शन में सभी एक ही तरफ जा रही थी, तो सभी ऐड करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिएगा जरा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले हनी m और 2m के लिए लिखते हैं। जैसे पहले जो पहले वाला, ये पहले बिफोर वाला है मोमेंटम, और ये है आफ्टर वाला। क्लैरिटी? तो देखिएगा जरा। हाँ जी अर्श, मुझे एक बात बताइए, जो m है, m का जो साइन कंपोनेंट है किस तरफ, बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड वाला कंपोनेंट किस तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो क्या आएगा यहाँ? बोलो। माइनस m इंटू 10 साइन 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी हनी, ठीक है? नहीं समझ आया? जो आपका 10 है, बेसिकली ये m है। हाँ जी, और सिमरन ये जो m है, ये ऐसे जा रहा था, है ना, 10 मीटर पर सेकंड से। Yes. तो जो इसका ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो नेगेटिव लगती है। yes sir अच्छा, अब 2m की बात कर ले। 2m का जो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ वो ऊपर जा रहा है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है किस तरफ एक्ट कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो ये आ जाएगा प्लस 2m मास इंटू 5 साइन 45 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी है ना? दूसरे के लिए आप बताइए, ये दूसरी सिचुएशन में जो 2m है, उसका कौन सा कंपोनेंट होगा V1 का? दैट इज V1 साइन 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स m V1 साइन 30 डिग्री, और ये प्लस आएगा क्यों? क्योंकि ये ऊपर है। क्योंकि ऊपर ठीक है जी। और ऐसे ही V2 का कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहा है। अबे, और इसका मास कितना है? माइनस m V2 साइन 45 डिग्री। क्लैरिटी? yes sir अगर मन करा एक आधी बार फिर करा दूंगा, लिख लो शाबाश। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, V1 V2 आ जाएगा। सॉल्व करिए शाबाश। इसे सॉल्व करना आपका काम है। तो इसमें हमने सिर्फ इतना ध्यान दिया है, x की तरफ सभी पॉजिटिव थे, तो इनिशियली भी दोनों पॉजिटिव और फाइनल भी दोनों पॉजिटिव। जबकि y की तरफ इनिशियली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, और फाइनली भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें m1 नेगेटिव था जो कि नीचे जा रहा था, और इसमें m2 पॉजिटिव था जो कि ऊपर जा रहा था। तो एक का y ऊपर, एक का y नीचे। ऐसे दूसरे में भी क्या था? एक का कंपोनेंट कौन सा? V1 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ, और V2 का कंपोनेंट नीचे की तरफ, इसीलिए उसके साथ नेगेटिव। y डायरेक्शन में नेगेटिव आएंगे, x डायरेक्शन में पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि सारे आगे ही जा रहे थे। हाँ जी आज ठीक है? क्लैरिटी? तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और जो इसका आंसर है, मैं आंसर आपको बता देता हूं। आंसर वैसे है आपकी बुक, जो आपको फाइल भेजी हुई है ना, उसमें मैच कर लीजिए। बस इसका कॉन्सेप्ट समझना था, ये आया कैसे। अबे कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ ले बेटा। हाँ जी हरसिमरन, क्लैरिटी? चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। हाँ जी, कोई डाउट है, परेशानी है तो पूछ लीजिए प्लीज। ये कोलिजन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था।